बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फर्स्ट यूनिट। तो बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो चैप्टर है ना, वैसे तो ये हमारा जो पार्ट है वो ऑलरेडी किसका पार्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से इसको साल 1930 में अलग कर दिया। जब इसको अलग किया तो एक्ट का नाम रखा इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर 1934 में इंडियन वर्ड भी इसमें से हटा दिया। अब ये कॉमन लिखता है हमारे पास द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इसका मतलब है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट, बस जो भी सेल्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है उनको अलग डाल दिया है, उनके लिए अलग प्रोविजन बना दिया। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के सारे रूल्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ रूल्स जो है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है कैसे? जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की कुछ चीज छुपाना भी क्या होता है, फ्रॉड होता है। लेकिन हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि सेलर अपने गुड्स में डिफेक्ट बताने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, वहां पर छुपाने से फ्रॉड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो छुपाने से उसका कोई फ्रॉड नहीं होता। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजन अलग है। तो जितने प्रोविजन कंसिस्टेंट है, यानी कि वहां पर और यहाँ पर सेम बात है, या फिर यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हमने लिखे ही नहीं है, तो अगर कोई प्रोविजन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं लिखा है तो उसके लिए कहाँ किसको रेफर कर लेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। लेकिन अगर कोई बात सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी लिखी है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखी है और दोनों में अलग अलग लिखी है, तो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले प्रोविजन को यूज करेंगे। लेकिन जहां पर सेल का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए कौन से प्रोविजन को यूज करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाले प्रोविजन को यूज करेंगे। चलो जी। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होने के लिए दो शर्तें पूरी करना जरूरी है। एक तो सेल होनी चाहिए, और वो सेल किसकी होनी चाहिए, गुड्स की होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है उसको समझते हैं। डेफिनेशंस के अंदर बेटा कहां पर जाएंगे हम, डेफिनेशन में हम जाएंगे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को समझने के लिए। टॉपिक 1.3, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। पहले इसको समझेंगे, बाकी प्रोविजंस बाद में देखेंगे। तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, अब ये सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या है? सेक्शन 4 के अंदर जब सेल्स की डेफिनेशन बताइए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन बताइए उसमें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। उसके अंदर दोनों चीजें कवर है, जहां पर आपने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है या फिर जहां पर अभी आपने ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है, दोनों चीजें इसी में कवर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दोनों चीजें कवर है, एग्रीमेंट टू सेल भी और एक्चुअल सेल भी कवर्ड। तो डेफिनेशन पढ़ो 4.1 के अंदर, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर। अब जो ट्रांसफर है वहां पर ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है ऑनरशिप, और एग्रीज टू ट्रांसफर में वो एग्रीमेंट कर रहा है कि वो फ्यूचर में कभी ऑनरशिप ट्रांसफर करेगा। तो ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर है गुड्स की ऑनरशिप, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो शर्तें यहां से क्या क्या पता चल रही है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक तो सेलर है, ठीक है, वो ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, या तो ऑलरेडी कर चुका है या तो फ्यूचर में करेगा। किसको करेगा, बायर को ट्रांसफर करेगा। क्यों करेगा, फॉर अ प्राइस। बिना प्राइस की भी सेल ऑफ गुड्स नहीं हो सकता। मैंने किसी को गुड्स दिए, उसके बदले में उसके गुड्स ले लिए, तो ये तो बार्टर बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर प्राइस होना चाहिए, प्राइस मीन मनी कंसिडरेशन, पढ़ेंगे हम अभी आगे। प्राइस का मतलब क्या, प्राइस का मतलब मॉनेटरी कंसिडरेशन, पैसा देना पड़ेगा। सिर्फ पैसा देना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। ठीक है, कि कुछ गुड्स दे दिए कुछ पैसे दे दिए, जैसे एक्सचेंज ऑफर होता है, पुरानी मशीन दे दी, कुछ पैसे दे दिए, फिर नई मशीन ले ली, तो उसके अंदर वो भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दो चीजें कवर हो सकती हैं, एक एक्चुअल सेल और एक एग्रीमेंट टू सेल। चलो जी, 4.2 में लिखा हुआ बेटा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी कंडीशन, जिसमें कोई शर्त नहीं है। ठीक है, कंडीशनल के अंदर क्या हो सकता है, कुछ शर्तें लगाई हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब ये थोड़ी कि आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर ही दी है। आप ओनरशिप ट्रांसफर करोगे सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, ये भी तो इसका हिस्सा है, एग्रीज टू ट्रांसफर भी तो है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर शर्तें भी लगाई जा सकती है। Where under contract of sale, the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called sale. तो जहां पर ownership already transferred है, क्या लिखा है, goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called sale. But where the transfer of property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition, यानी कि आपका contract of sale conditional भी हो सकता है। कुछ शर्तें लगा रखें, जैसे कि भाई साहब जब आप मेरे को 50% एडवांस दे दोगे ना, तब मैं आपको बिल काटूंगा, तब मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा। तो कोई भी शर्त हो सकती है वैसे तो, लेकिन एग्जांपल है।
subject to some condition thereafter to be fulfilled, it is called agreement to sell. तो दो चीजें इसमें कवर है, एक्चुअल सेल और एग्रीमेंट टू सेल. जहां पर ऑनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है वो एक्चुअल सेल है, जहां पर ऑनरशिप टू बी ट्रांसफर्ड है एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल. अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल, अभी तो एग्रीमेंट टू सेल है क्योंकि उसमें ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, वो फ्यूचर में कभी ट्रांसफर होगी. लेकिन जैसे ही वो फ्यूचर टाइम पीरियड, वो कंडीशन पूरी हो जाएगी, वो डेट आ जाएगी, मैंने बोला भाई 15 तारीख को आपको माल की ओनरशिप दे दूंगा, 15 तारीख आ गई, तो उस केस में क्या होगा, ओनरशिप उसके पास चली जाएगी. तो जो अभी तक तो एग्रीमेंट टू सेल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. जो अभी तक क्या था, एग्रीमेंट टू सेल था, वो आगे किस में कन्वर्ट हो सकता है, एक्चुअल सेल में. जैसे वो कंडीशन पूरी हो जाए, जैसे जैसे वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, वो फ्यूचर डेट अराइव हो जाए. An agreement to sell becomes sale when the time elapses, यानी कि मैंने 15 दिन 10 दिन जो भी टाइम बताया वो टाइम खत्म हो जाए, और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड. जिन शर्तों के बिना पर मैंने आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी थी, आपने वो शर्तें पूरी कर दी. ठीक है, अब बेटा इसके अंदर एक बार रीड करोगे नीचे जो सेल और एग्रीमेंट टू सेल है, ये आराम से. और व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल, तो जब आपकी वो ओनरशिप वाला ट्रांसफर वाला टाइम आ जाएगा या फिर आपकी शर्तें पूरी हो जाएंगी. सेल ऑफ गुड्स बनाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें. ठीक है, देर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर एक बायर. ऑब्वियसली सेलर कौन सा व्यक्ति होता है, सेलर वो व्यक्ति होता है जो गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर करता है, प्राइस रिसीव करता है. बायर वो व्यक्ति होता है जो गुड्स को एक्सेप्ट करता है और प्राइस पे करता है. ठीक है, अभी हम डेफिनेशन के अंदर जाएंगे, पढ़ेंगे उसको. तो कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए. एक व्यक्ति अपने आप को माल नहीं बेच सकता क्योंकि वो तो सिंगल पार्टी होगी ना. मैं जैसे हम क्या पढ़ते थे स्कूल में भी, जब हमने 11th क्लास के अंदर अकाउंट्स पढ़ा था, तो वहां पर होता था एम्प्लॉयर ने गुड्स विड्रॉ करे, तो आप उसको सेल रिकॉर्ड नहीं करते थे, आप उसको ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड करते थे, है ना. तो वैसे तो हमको बिजनेस कॉन्सेप्ट पता है कि एम्प्लॉयर अलग होता है, प्रोप्राइटर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है. लेकिन फिर भी अगर मैं बिजनेस से माल लेकर के जाता हूं तो उसको सेल रिकॉर्ड नहीं करते, उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं, ड्रॉइंग. क्योंकि बेशक से बिजनेस कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, बट फिर भी एज पर लॉ मेरा प्रोप्राइटरशिप कंसर्न मेरे से अलग नहीं है, मेरी दुकान मेरे से अलग नहीं है. कंपनी में ऐसा होता है कि कंपनी के पास तो सेपरेट लीगल स्टेटस होता है. ठीक है, प्रोप्राइटरशिप के पास, पार्टनरशिप के पास ऐसा नहीं है. तो इसलिए प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट में और पार्टनरशिप के अंदर हम ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड करते हैं. A person cannot be both the seller and the buyer and sell his goods to himself. नहीं हो सकता. The subject matter of the contract must necessarily be goods. गुड्स ही होने चाहिए. तो गुड्स की डेफिनेशन हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, गुड्स के अंदर क्या चीजें कवर होती है, क्या चीजें कवर नहीं होती. तो उसकी जो गुड्स की जो डेफिनेशन है बेटा, वो 3 हिस्सों में दी गई है. गुड्स का मतलब बताया गया, गुड्स में क्या जुड़ेगा वो बताया गया, गुड्स में क्या नहीं आएगा वो भी बताया गया. पढ़ेंगे अभी हम गुड्स की डेफिनेशन. इट मे बी इधर एग्जिस्टिंग गुड्स, ओन्ड गुड्स और पोजेस्ड बाय द सेलर और द फ्यूचर गुड्स. ये सारे गुड्स के टाइप अभी हम रीड करेंगे. तो यार गुड्स होने चाहिए, बस गुड्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं. प्राइस, प्राइस होना चाहिए, बिना प्राइस के गुड्स की सेल नहीं हो सकती. प्राइस इन मनी नॉट इन काइंड शुड बी पेड और प्रॉमिस. बट लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पैसे ही दे रहा हूं, पैसे के साथ कुछ गुड्स भी दे सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुड्स पार्ट होने चाहिए. ऐसा नहीं, कहीं पे नहीं लिखा हुआ लॉ में कि प्राइस शुड बी इन मनी ओनली. प्राइस शुड बी इन मनी बट नॉट इन मनी ओनली, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि मनी ओनली होनी चाहिए. तो आप पार्ट मनी पार्ट गुड्स दे सकते हो. A transfer of property in the goods from the seller to the buyer must take place. Ownership transfer होनी चाहिए. अगर आपने गुड्स सिर्फ किसी को यूज करने के लिए दे दिए, लीज पे दे दिए, किराए पे दे दिया, प्लेज कर दिया है, बिलमेंट पे दे दिए हैं, पढ़ा हमने सारी चीजें, उसके अंदर ऑनर थोड़ी बन जाता है सामने वाला. ये ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही. तो जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए. और ऑनरशिप भी कौन सी, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू बी ट्रांसफर्ड मस्ट बी जनरल प्रॉपर्टी नॉट द स्पेशल प्रॉपर्टी. स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मेरी गाड़ी थी, मैंने अपने दोस्त को दे दी, मैंने कहा भाई तेरी गाड़ी है, तू यूज कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. वो यूज करा, बट असली में मालिक थोड़ी बन जाएगा वो तो कहीं पे भी जाएगा गाड़ी चलाएगा, कोई उससे जगह पे गाड़ी तेरी, तो वो तो यही बोलेगा गाड़ी मेरी, बट लेकिन इसका मतलब थोड़ी वो एक्चुअल एक्चुअल ओनर बन गया. उसको बोलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी. वो कुछ समय के लिए गुड्स को यूज कर रहा है, गुड्स उसके पास है, वो गुड्स की स्पेशल प्रॉपर्टी उसके पास है. जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुड्स हर समय मेरे, हर तरह से मेरे, मैं उन गुड्स के साथ कुछ भी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती. तो वो उसको बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टी. तो a transfer of property in the goods must from seller to the buyer must take place. The contract of sale may be made by an offer to buy. जैसे आप किसी मॉल में गए, आपने मॉल में जाके आइटम पिक करी और आपने तो काउंटर पे जाके रखी कि ये मेरे लिए पैक कर दो, तो आपने ऑफर टू बाय दिया है, तो सेलर उसको एक्सेप्ट कर सकता है. उल्टा भी हो सकता है, सेलर भी तो ऑफर कर सकता है, जैसा मेरा वाला माल खरीद लो. तो क्या लिखा है, सेल, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स. गली में सब्जी वाला आता है, वो क्या बोलता है आलू ले लो, तो 10 रुपए किलो आलू को आपको ऑफर दे रहा है, आपको खरीदना है तो आप खरीद लोगे उस प्राइस पे.
तो सेलर भी ऑफर दे सकता है, बायर भी ऑफर दे सकता है। एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर बाय द अदर, बायर ने ऑफर दिया तो सेलर एक्सेप्ट करेगा, सेलर ने ऑफर दिया तो बायर एक्सेप्ट करेगा, तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशन किसी शर्त के साथ हो सकता है, बिना किसी शर्त के हो सकता है। जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी शर्तें वो सारी आपको यहाँ पर पूरी करनी पड़ेंगी। ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बस सेल की ट्रांजेक्शन आ जाती है तो इसलिए हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आ जाते हैं, अदरवाइज है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंपिटेंस होनी चाहिए पार्टी, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एक्सेट्रा, जो भी हमने सारी उसमें पढ़ी थी वो सारी कंसिडरेशन यहाँ भी आएंगी। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में कुछ डिफरेंस है, जो भी हमने डेफिनेशन से पढ़ा है, डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा। और सेल के केस में ऑनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, एग्रीमेंट टू सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होनी है फ्यूचर में, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस और ऑन फ्यूचर डेट। कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है सर? सेल जो है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? तो इसमें दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें भी परफॉर्मेंस बाकी है, ऑनरशिप अभी देना बाकी है, प्राइस अभी देना बाकी हो सकता है। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द कंसिडरेशन हैज बीन पेड। एग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द कंसिडरेशन इज टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट। अगर बेटा सेल का कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, सेल यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, अब मुझे माल नहीं दे रहा, एक केस ये है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई और मुझे माल नहीं मिल रहा, तो ये तो क्या बनता है बेटा, ये तो मैं सामने वाले के ऊपर सीधा गुड्स की ऑनरशिप के लिए कोस करूंगा, ठीक है। और अगर बायर ने पैसे नहीं दिए, ऑनरशिप ले गया सामने वाला और बायर पैसे नहीं दे रहा, तो सेलर उसके ऊपर प्राइस का भी केस कर सकता है। मैं गुड्स के लिए केस कर सकता हूँ, वो प्राइस के लिए केस कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है, क्या है? एग्रीमेंट टू सेल, तो एग्रीमेंट टू सेल में तो अभी ऑनरशिप तो आई नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि फ्यूचर डेट पर मैं आपको ओनरशिप दूंगा, लेकिन अभी तक मैं गुड्स का ऑनर बना नहीं। अब वो मेरे को मना कर रहा है कि भैया मैं आपको माल नहीं दे सकता, आपको ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर सकता, तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा? अब मैं गुड्स को क्लेम करने के लिए अधिकार नहीं रखता, मैं डैमेजेस क्लेम करूँ। जब तक गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक रिस्क ऑनर का रहेगा। यानी कि सेल के केस में ऑनरशिप तो ट्रांसफर होगी किसके पास? बायर के पास, तो रिस्क हमेशा ऑनर का होता है, ध्यान रखना। तो सेल के केस में ऑनर कौन है? बायर है, ऑनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। तो अगर गुड्स में कुछ नुकसान हो जाए और सेलर की उसमें कोई गलती ना निकले, तो क्योंकि मालिक बायर है तो रिस्क भी किसका है? बायर का। ऐसे ही अगर एग्रीमेंट टू सेल है, यानी कि ऑनरशिप अभी बायर के पास नहीं गई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पोजीशन बायर के पास हो, वो ट्रायल पे लेके गया, भाई साहब 2 दिन के लिए मेरे को गुड्स दिखाओ, ठीक है। गुड्स भी अगर सेलर के पास ही पड़े हैं और ऑनरशिप भी सेलर के पास पड़ी, फिर तो रिस्क किसका ही है? सेलर का ही रहेगा। हम तो अपोजिट केस की बात करें कि अगर ऑनरशिप एक के पास है, पोजीशन दूसरे के पास है। जैसे सेल के केस में गुड्स किसके पास पड़े हैं? सेलर के पास पड़े हैं। ऑनरशिप किसके पास है? बायर के पास जा चुकी है, अभी तक माल नहीं पहुंचा। तो इस केस में क्या होगा? अगर मान लो गुड्स का लॉस हो जाए, तो जो ऑनर होता है नुकसान उसका होता है, बायर का रिस्क है। लेकिन अगर ये बात साबित हो जाए कि सेलर की गलती से गुड्स में लॉस आया है, तो फिर कौन बनेगा? सेलर बनेगा, बेशक से ऑनर सेलर नहीं। दूसरा केस एग्रीमेंट टू सेल है, ऑनरशिप किसके पास है? अभी सेलर के पास है, बायर के पास अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। बायर के पास गुड्स है, गुड्स का लॉस हो चुका है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ भी हो गया। ऑनर कौन है? सेलर। रिस्क किसका है? सेलर का। लेकिन अगर मिस्टेक फाइंड आउट हो जाए कि बायर की गलती की वजह से ऐसे हो रहा है, तो फिर बायर। तो नॉर्मली जो गुड्स का जो रिस्क होता है ना, वो किसके साथ रहता है? ऑनर के साथ रहता है, ध्यान रखना। अब सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज लाइबिलिटी ऑफ द बायर, सेल के केस में क्योंकि ऑनर बायर है। सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर, क्योंकि ऑनर सेलर है, सीधी सी बात है। रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ बायर सिंस द रिस्क फॉलोज ऑनरशिप, रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ सेलर, सीधी, वो दोनों पॉइंट एक ही है, ये दोनों लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज और बर्डन ऑफ रिस्क। नेचर ऑफ राइट, अगर सेल हो गई है यानी कि ऑनरशिप किसके पास आ गई है? बायर के पास आ गई है, तो अब गुड्स का तो मालिक बन चुका हूं, ठीक है। तो अब मेरे पास अधिकार जो है, गुड्स के ऊपर जो अधिकार है वो पूरी दुनिया के अगेंस्ट है। कोई मेरे को गुड्स को यूज करने से, किस तरीके से यूज करना, कोई मेरे को सिखा पढ़ा नहीं सकता। मेरे गुड्स है, मैं जैसे चाहे इंजॉय करना चाहूँ वैसे यूज करूँ। लेकिन अगर सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है, तो क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ बायर में, मेरे पास ऑनरशिप आई नहीं है, तो मेरा जो अधिकार बनता है वो सिर्फ सेलर के अगेंस्ट बनता है कि मैं डैमेजेस क्लेम कर पाऊं, दैट्स इट। वो गुड्स के साथ क्या कर रहा है, उसने गुड्स किसी और को भेज दिया, वो उन गुड्स के साथ क्या कर रहा है नया बायर, मेरा उसमें कोई मतलब
नहीं है। मेरा जो अधिकार बनता है वो सिर्फ किसके अगेंस्ट बनता है? सेलर के अगेंस्ट बनता है, एग्रीमेंट टू सेल में। लेकिन अगर एक्चुअल सेल हो गई है फिर तो मैं ऑनर हूं, और जब मैं ऑनर हूं तो फिर तो मैं गुड्स को कैसे भी इंजॉय करूंगा, कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं है। तो दो प्रकार के अधिकार होते हैं, एक होता है पूरी दुनिया के अगेंस्ट, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, एक होता है अगेंस्ट वन पर्सन। तो जो सेल का अधिकार है, सेल के केस में जो बायर के पास राइट आता है वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड आता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में जो बायर के पास अधिकार आता है वो सिर्फ एक व्यक्ति के अगेंस्ट यानी कि सेलर के अगेंस्ट आता है। तो उसको बोलते हैं जस्ट इन पर्सन, और उसको बोलते हैं जस्ट इन रेम। जस्ट इन रेम मतलब जस्ट इन रिमेनिंग, मेरे को छोड़ के सबके अगेंस्ट मेरे पास अधिकार है। क्रिएट्स जस्ट इन रेम मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो अगर सेल है तो पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपका अधिकार बन जाता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो उसमें सिर्फ सेलर के अगेंस्ट आपका अधिकार बनेगा, वो भी सिर्फ किसके चीज के लिए? डैमेजेस के लिए। राइट ऑफ रीसेल, जब गुड्स सेल हो गए, मालिक कौन बन गया है? बायर बन गया है। तो सेलर के पास गुड्स को किसी और को बेचने का अधिकार नहीं है। हम आगे चलेंगे, लेकिन चौथे चैप्टर के अंदर हम देखेंगे, तीसरी यूनिट में, कि सेलर जिसने माल किसी और को बेच रखा है वो किसी और को भी बेच रहा है। ठीक है, लेकिन वैसे सेलर के पास अधिकार नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में तो उसने सिर्फ वादा कर रखा है कि मैं आपको ये वाला माल बेचूंगा, अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है, तो बेच सकता है आगे किसी और को। ओनरशिप उसी के पास है। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर और इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, पहले सेलर को इंसॉल्वेंट कर। अगर मान लो सेल का केस है, सेल का केस है तो ओनरशिप किसके पास है? बायर। सेल का केस है तो ओनरशिप किसके पास है? बायर के पास है। ओनरशिप बायर के पास चली गई है, गुड्स अभी भी सेलर के पास पड़े हुए हैं, और सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है। गुड्स अभी भी सेलर के पास पड़े हुए हैं तो, और सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब इंसॉल्वेंसी के केस में होता क्या है, जो ऑफिशियल असाइनी आता है कोर्ट की तरफ से, वो आपकी सारी संपत्ति नोट करता है कि क्या क्या एसेट आपके पास है, उसको बेचता है, फिर सारी लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करता है, ये उसका काम होता है। अब वो ऑफिशियल असाइनी आया और उसने आकर के आपके गोडाउन में देखा कौन कौन सा माल पड़ा, ये वाला पड़ा, ये वाला पड़ा, ये वाला पड़ा, उसने देखा ये वाला माल भी पड़ा, लेकिन उसकी ओनरशिप तो ऑलरेडी किसके पास जा चुकी है? बायर के पास। तो जब ऑनर बायर है तो क्या सेलर का जो ऑफिशियल असाइनी आया है, क्या वो उन गुड्स को सेलर के गुड्स मान सकता है कि इसका मालिक सेलर है? वो उसको बायर को दे सकता है ना, अगर हाँ, बायर को तो मिल बेटा, वो तो बायर तो मालिक ही है। पॉइंट एक ही किया, वो सेलर के गुड्स मान के उसको बेच सकता है ऑफिशियल असाइनी, क्योंकि ऑफिशियल असाइनी का काम है उसकी एसेट बिकवाना, लाइबिलिटीज को क्लियर करना। तो क्या ऑफिशियल असाइनी उन गुड्स को, जिनका मालिक ऑलरेडी कौन बन चुका है? बायर बन चुका है, लेकिन पोजीशन अभी भी सेलर के गोडाउन में पड़ी हुई है, और वो आता है और वो देखते वाला तो माल यहीं पे पड़ा हुआ है, अच्छा तो ये भी सेलर के गुड्स है। सेलर बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, इसका तो बिल काट के देख रख दे रखा है, फिर वो उन गुड्स को साइड कर देगा, क्योंकि वो गुड्स सेलर से बिलोंग नहीं करते। तो अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, सेल के केस में हो जाता है, गुड्स की पोजीशन सेलर के पास होती है, तो भी ऑफिशियल असाइनी ऑफ सेलर उन गुड्स के ऊपर अपना अधिकार नहीं बना सकता। लेकिन अगर यही एग्रीमेंट टू सेल होता तो क्या ओनरशिप बायर के पास गई होती? ओनरशिप किसके पास होती? सेलर के पास होती। और सेलर ओनर है तो उसका ऑफिशियल असाइनी उसके ऊपर अधिकार भी बनाएगा। दूसरा केस, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, बायर की इंसॉल्वेंसी, और बायर जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, एक्चुअल एक्चुअल सेल हो चुकी है, ओनरशिप किसके पास आ चुकी है? बायर के पास आ चुकी है। तो बेशक से माल सेलर के पास पड़ा हो, तो भी बायर का जो ऑफिशियल असाइनी होगा वो जाके वो गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल बनाएगा। ठीक है। और अगर मान लो पोजीशन बायर के पास पड़ी हुई है लेकिन एग्रीमेंट टू सेल है, तो क्योंकि बायर ऑनर नहीं है गुड्स का, तो इसलिए उनके ऊपर गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं बना सकते। तो अगर सेलर इंसॉल्वेंट है तो आपको बस ये देखना है कि ऑनरशिप किसके पास है। सेलर इंसॉल्वेंट है और सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑनरशिप तो बायर के पास है, सेलर के ऑफिशियल असाइनी का कोई अधिकार नहीं। एग्रीमेंट टू सेल है, सेलर के ऑफिशियल असाइनी का अधिकार। और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है और सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो बायर के ऑफिशियल असाइनी का अधिकार है, चाहे माल कहीं पे भी पड़ा हो, क्योंकि मालिक तो बायर है। और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो बायर के ऑफिशियल असाइनी का कोई अधिकार। ठीक है। अब वापस चलते हैं बेटा, एक बार स्टार्टिंग में कोई कुछ कुछ डेफिनेशन हमने पढ़नी है, कुछ कुछ डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे, कुछ कुछ डेफिनेशन हम बाद के लिए छोड़ देंगे डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहले 1.2 पर आ जाते हैं बेटा, बायर और सेलर। तो बायर कौन? जो गुड्स खरीद रहा है और पैसे पे करेगा, और सेलर कौन? जो एग्री कर रहा है या फिर ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, एक्चुअल में ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है या फिर ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहा है और प्राइस रिसीव कर रहा है।
Buyer means a person who buys or agrees to buy the goods. Seller means a person who sells or agrees to sell the goods. The two terms buyer and seller are complementary and represent the two parties or to a contract of sale. क्योंकि अगर buyer है, मैं बोलूँ एक buyer है, तो इसका मतलब सामने कोई ना कोई सेलर भी तो होगा ना, बिना सेलर के बायर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं बायर हूं, अरे किस चीज का बायर है भाई, सामने सेलर ही कोई नहीं है, तो बिना सेलर के बायर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स है, दोनों चीजें एक साथ होंगी। बोथ द टर्म्स आर हाउएवर यूज्ड इन अ सेंस वाइडर देन देयर कॉमन मीनिंग। नॉट ओनली द पर्सन who buys but also the one who agrees to buy is a buyer, क्योंकि हमको पता है एक्चुअल सेल भी होती है और एग्रीमेंट टू सेल भी होता है। ऐसे सिमिलरली अ सेलर मींस नॉट अ पर्सन हु सेल्स बट आल्सो अ पर्सन हु एग्रीज टू सेल। अब गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, रीडिंग बाद में लेंगे। गुड्स की डेफिनेशन का मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, हर वो चीज जो मूव कर रही है, मूव कर सकती है, मूवेबल यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के सब कुछ, वो सब क्या है, गुड्स है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मूव तो करती हैं, आपको लग सकता है कि ये गुड्स है लेकिन वो गुड्स नहीं है, तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है एक्सक्लूडिंग। ठीक है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, एक्सक्लूडिंग कौन कौन से गुड्स नहीं है, मनी, जो मनी इन सर्कुलेशन है, 500 के वो नोट जो बंद हो गए, 1000 के वो नोट जो बंद हो गए, उनकी बात नहीं कर रहे, वो गुड्स है। ठीक है, क्योंकि वो मनी इन सर्कुलेशन नहीं है, वो लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन जो आज की डेट में वैलिड मनी है वो गुड्स कभी नहीं हो सकती। बेशक से वो मूव करती है, 100 का नोट इधर उधर जा सकता है, लेकिन फिर भी वो गुड्स नहीं। ठीक है, आप क्या किसी को ऐसे नहीं बोल सकते मेरे को 100 रुपए बेच दे, मैं तेरे को 250 50 के दे देता हूँ, तो वहां पर सिर्फ क्या हो रहा है, वो छुट्टे उट्टे हो रहे हैं, लेकिन वो सेल नहीं हो रहा है। दूसरा, एक्शनेबल क्लेम्स, मनी इन सर्कुलेशन एंड एक्शनेबल क्लेम्स, आपके जो अधिकार है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, किसी से पैसे लेने का कुछ अधिकार है, वो गुड्स नहीं है। ठीक है, तो किसी ने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिए, वो भी गुड्स नहीं। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इन सर्कुलेशन। दूसरा, कुछ चीजें जो गुड्स नहीं लगती लेकिन फिर भी गुड्स हैं, इंक्लूडिंग, तीसरा हिस्सा डेफिनेशन का, पहला एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स, एक्सक्लूडिंग मनी इन सर्कुलेशन और एक्शनेबल क्लेम्स, इंक्लूडिंग कुछ चीजें जो गुड्स नहीं लगती, वो कौन है, स्टॉक एंड शेयर्स आफ्टर देयर इशू, जब शेयर्स वगैरह इशू हो जाते हैं, सिक्योरिटीज इशू हो जाती है, उसके बाद वो गुड्स है। ठीक है, अगर मैं खरीदता बेचता हूं तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। एक और चीज जो गुड्स की डेफिनेशन में आती है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ट्रीज और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं या जमीन का हिस्सा है। ठीक है, विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कि अलग होंगे, वो जमीन के साथ अभी तो जुड़े हुए हैं लेकिन पक्का पक्का जमीन से अलग होंगे। और क्यों अलग होंगे, किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अलग होंगे, जो शायद फ्यूचर में बनेगा या बन चुका है। ठीक है, जैसे घास है, कटेगी बिकेगी, पेड़ है, कटेंगे बिकेंगे। ठीक है, अनाज है, उग रहा है, कटेगा और बिकेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट अभी होना है या फिर हो चुका है, जो दोनों केस में वो गुड्स ही रहेगी। जमीन में कोयला है, वो जमीन का हिस्सा है, जमीन के साथ जुड़े, पेड़ तो जमीन का साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कोयला तो जमीन का हिस्सा है, धरती का हिस्सा है। तो अगर वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड भी है, लेकिन आपको पता है कोयले की खान बिकती है, जब कोयले की खान बिकती है तो उसमें से कोयला एक्सट्रैक्ट होगा, वो बिकेगा, तो वो गुड्स है। ठीक है, तो वो सारी चीजें यानी मिनरल्स मिनरल्स वगैरह जो भी जमीन से अलग करके बेचे जाने हैं, अनाज है, पेड़ है, घास है, क्रॉप्स है, जो भी है, वो जमीन से अलग करने हैं और बेचे जाने हैं, वो सब गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। बेशक से ऐसे लगता है कि अरे अनाज तो भी सब जुड़ा हुआ जमीन से, कहाँ से मूव करेगा, लेकिन कटेगा और बिकेगा। तो बेटा डेफिनेशन में क्या है हमारे पास, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, अदर देन यानी कि एक्सक्लूडिंग हो गया, हर वो चीज जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स है, एक्सक्लूडिंग यानी कि अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। मनी का मतलब कौन सी मनी, जो भी सर्कुलेशन में है, यानी कि जो भी लीगल टेंडर है, जो नोट बंद हो चुके हैं, जो करेंसीज बंद हो चुकी हैं, जो अभी आज की डेट में 25 पैसे का सिक्का थोड़ी चलता है, 50 पैसे का सिक्का भी नहीं चलता, तो फिर वो लीगल टेंडर नहीं है, इसलिए वो मनी नहीं है। वो मनी नहीं है तो फिर वो गुड्स की डेफिनेशन में आ सकते हैं। एंड इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड करना है सर, हाँ जी, स्टॉक एंड शेयर्स आफ्टर देयर अलॉटमेंट, ध्यान रखना अलॉटमेंट से पहले वाले जो शेयर्स हैं, यानी कि कंपनी के पास तो है लेकिन कंपनी ने अभी तक उनको अलॉट नहीं किया है, तो वो यहां पर नहीं आते। स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स,
grass or things attached to or forming part of land which are agreed to be severed or separated from the land before sale or under a contract of sale। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में होगा, चाहे वो बात पहले हो चुका है, दोनों केसेस के अंदर वो जमीन से अलग होने हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पार्ट बनेंगे, वो गुड्स बन जाएंगे। एक्शनेबल क्लेम्स क्या है? जिनको हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, यानी कि मेरे डेटर हो गए, पैसे रिकवर करने का अधिकार हो गया, वगैरह वगैरह। गुड्स इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स लाइक गुडविल, कॉपीराइट्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉक एंड शेयर्स, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिक्री ऑफ कोर्ट आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी गुड्स। डिक्री ऑफ कोर्ट इज कोर्ट्स ऑर्डर, ठीक है। तो अगले पेज पर वही चित्र बना रखा है। गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स का एक्सक्लूडिंग क्या है एंड इंक्लूडिंग क्या है। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, यानी कि एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, मनी इन सर्कुलेशन यानी कि वैलिड टेंडर, ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड। अब गुड्स की क्लासिफिकेशन, गुड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? गुड्स में एग्जिस्टिंग गुड्स भी है, फ्यूचर गुड्स भी है और कंटीजेंट गुड्स में। कंटीजेंट गुड्स कुछ भी नहीं है बेटा, वो फ्यूचर गुड्स का ही हिस्सा है, तो आप ब्रॉड कैटेगरी तो दो ही मान के चलो, कंटीजेंट एंड फ्यूचर, सॉरी एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं? पहले तो एग्जिस्टिंग की बात करते हैं, नीचे वाले तीन पार्ट बाद में। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते समय, मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअल सेल और एग्रीमेंट टू सेल की बात नहीं कर रहा, दोनों केसेस में जो भी गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते समय सेलर के पास अवेलेबल है, ठीक है, सेलर उनकी पोजेशन में है, या सेलर उनका ऑनर है। हो सकता है सेलर ऑनर ना हो, सेलर की पोजेशन में है ऑनर की मर्जी से। जैसे मेरे को अपनी गाड़ी बेचनी, मैंने किसी के पास खड़ी करवा रखी है, भाई तू ये वाली गाड़ी रख ले, इसको बिकवा दे, तो सेलर तो कोई और है ना जो बिकवा रहा है, ऑनर मैं हूं, पोजेशन में उसके पास है, तो भी उसके पास गुड्स अवेलेबल है, गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स बनेंगे। हाँ जी, तो एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब है विच आर अवेलेबल और विच आर इन द पोजेशन ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब इसके अंदर तीन प्रकार के गुड्स होते हैं, जो सेलर के पास तो अवेलेबल है, ये बात तो पक्की हो गई, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुड्स बोल दिया तो हमने क्या बोला, किसके पास अवेलेबल है? सेलर के पास गुड्स तो अवेलेबल है। अब उसके अंदर हो गए स्पेसिफिक, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? जो सेलर के पास एग्जिस्टेंस में तो हैं और बायर ने जाकर के आइडेंटिफाई भी कर लिया कि हाँ मुझे यही चाहिए। जैसे मुझे टीवी लेना था, मैं एक शॉप पे गया, वहां पे जाके मैंने बोला भाई टीवी लेना, ये वाला इस तरीके की स्पेसिफिकेशन है, कह रहा भाई साहब ये सारे लगे हुए देख लो। उसके पास 10 तरीके के टीवी पड़े थे वहां पर, मैंने उनमें से 10 में से एक टीवी आइडेंटिफाई कर लिया। तो गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस विद द सेलर एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड आइडेंटिफाइड बाय द बायर। मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि मुझे कौन सा टीवी खरीदना है। नाउ द गुड्स आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स का ही पार्ट होते हैं, जिनको आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंट्री करते समय ही आइडेंटिफाई कर देता। हो सकता है अभी कभी आपको माल बिक रहा है, हो सकता है अभी कभी आपको माल नहीं बिक रहा, चाहे आपने एग्रीमेंट टू सेल बनाया हो, चाहे आपने एक्चुअल सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, दोनों केसेस में एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही आपने अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसी समय आपने गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो कौन से गुड्स बन जाते हैं? स्पेसिफिक गुड्स बन जाते हैं। फिर अनअसर्टेन्ड गुड्स। अनअसर्टेन्ड, मैं सेलर के पास गया, मैंने बोला टीवी चाहिए, उसने बोला भाई चलिए 10 टीवी लगे उनमें से देख लो। मैंने टीवी देखे, गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस, गुड्स हैं, बट मैंने बोला अभी मैं फाइनल नहीं कर रहा। गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस, आप एग्रीमेंट बना लो, मैं आपसे टीवी खरीदूंगा, कल आऊंगा और एक टीवी खरीद के जाऊंगा। तो उसने एग्रीमेंट बनाया, हमारे साथ एग्रीमेंट टू सेल हो गया, मैंने उसको कुछ एडवांस भी दे दिया। अभी यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ये सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है। क्या है? सिर्फ यहाँ पर अब एक्चुअल सेल की बात नहीं होगी। अनअसर्टेन गुड्स है तो हमेशा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? एग्रीमेंट टू सेल बनेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू द कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस बट नॉट आइडेंटिफाइड बाय द बायर और नॉट एलोकेटेड। इसको बोलते हैं एलोकेटेड गुड्स, जो आपने अप्रोप्रिएट कर दी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे, तो अभी हमको पता नहीं कि इनमें से कौन सा खरीदना है हमको। लेकिन जैसे ही मैं कल आऊंगा, आज जो एग्रीमेंट टू सेल बना था जिसमें गुड्स कैसे थे? अनअसर्टेन्ड थे। कल मैं आया और मैंने बोला भाई ये वाला टीवी चाहिए, तो जो अनअसर्टेन्ड गुड्स थे अभी तक, अब तो वो असर्टेन हो गए, अब तो आइडेंटिफाई हो गए, तो अब उनको क्या बोलते हैं? असर्टेन्ड गुड्स बोलते हैं। तो स्पेसिफिक, अनअसर्टेन्ड और फिर अनअसर्टेन्ड क्या बन जाते हैं? असर्टेन्ड बन जाते हैं। असर्टेन्ड गुड्स भी आइडेंटिफाइड गुड्स है, स्पेसिफिक गुड्स भी आइडेंटिफाइड गुड्स है, बस दोनों की टाइमिंग में डिफरेंस है। स्पेसिफिक गुड्स कब आइडेंटिफाई हुए थे? एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। असर्टेन्ड गुड्स कब आइडेंटिफाई हुए? आफ्टर एंट्रिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। बात हुई है, दोनों का सेल का प्रोसीजर, बिलिंग का, ओनरशिप ट्रांसफर होने का प्रोसीजर एक ही है, स्पेसिफिक का भी, असर्टेन्ड का भी, क्योंकि दोनों केसेस में गुड्स तो अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं। कहानी समझ में आएगी? एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट।
चलो फ्यूचर और कंटीजेंट भी बता देता हूं, पहले फिर रीड कर लेते। फ्यूचर गुड्स वो होते हैं जो गुड्स अभी सेलर के पास अवेलेबल नहीं है, आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, सेल करने से पहले आएंगे, ओनरशिप ट्रांसफर करने से पहले आएंगे, अभी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है अभी बने ही नहीं, हो सकता है अभी फैक्ट्री में कहीं पर बनने हैं, ठीक है, तो अभी बनने हैं, आएंगे, मेरे हो सकता है बन चुके हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इन एनी केस द गुड्स आर नॉट अवेलेबल विद द सेलर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो कौन से गुड्स है? फ्यूचर गुड्स। लेकिन ये फ्यूचर गुड्स तभी बोले जाते हैं जब उनका आना तय है, आएंगे, पक्का आएंगे, कोई शक शुबा नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर गुड्स अभी अवेलेबल नहीं है और उनके आने में कोई कंटिजेंसी है कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो आ जाएंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मुश्किल लगेगा। अगर आपको कोई कंटिजेंसी लग रही है तो उन गुड्स को हम बोलते हैं कंटिजेंट गुड्स। तो कंटिजेंट गुड्स भी फ्यूचर गुड्स हैं, बट जिनका आना अभी कंफर्म नहीं है, वो किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट गुड्स की डेफिनेशन। Existing goods are such goods which are in existence at the time of entering into at the time of the contract of sale। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिख रहा है, एग्रीमेंट टू सेल नहीं लिख रहा, एक्चुअल सेल नहीं लिख रहा है, यानी कि दोनों की दोनों चीजें इसमें शामिल है। उसके बाद that is those possessed, owned or possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale। तो चाहे वो सेलर उसका ऑनर है, चाहे वो गुड्स का पोजेसर है, यानी कि गुड्स उसके पास पड़े हुए हैं, चाहे वो गुड्स एक्वायर कर लेगा सेल करते समय, किसी भी तरीके से गुड्स उसके पास अवेलेबल होने चाहिए। द एग्जिस्टिंग गुड्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स। स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया उसी समय आपने कौन गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक्चुअल सेल भी हो सकता है और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। असर्टेन्ड गुड्स से पहले अनअसर्टेन्ड गुड्स। अनअसर्टेन्ड गुड्स आर द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड or ascertained at the time of making the contract। they are indicated or defined only by description or sample। कि भाई मेरे को तो 32 इंच का एक फ्लैट स्क्रीन टीवी चाहिए, मैंने जाके ऐसा बताया, कह रहा भाई ये सारे पड़े हैं, देख लो। ठीक है, तो हमने गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं करा है, वो अनअसर्टेन गुड्स एग्जिस्टेंस में है, ध्यान रखना, लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स के पार्ट है, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन अगर हम इसको कल जाकर के आइडेंटिफाई कर लें तो फिर वो क्या बन जाएंगे? असर्टेन बन जाएंगे। असर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। यानी कि आपने पहले एग्रीमेंट टू सेल बनाया होगा, बाद में आपने जाके गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कल तक अनअसर्टेन थे अब वो क्या बन चुके हैं? असर्टेन्ड गुड्स बन चुके हैं। This term is not defined in the Act but has been judicially interpreted। In actual practice, the term ascertained goods is used in the same sense as specific goods। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ascertained goods और specific goods दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, दोनों की ओनरशिप ट्रांसफर, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिफाइड गुड्स हैं, बट दोनों के आइडेंटिफिकेशन में टाइमिंग डिफरेंस है। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया उसी टाइम आइडेंटिफाई कर लोगे तो स्पेसिफिक बोल देंगे, बाद में आइडेंटिफाई कर लोगे तो असर्टेन्ड बोल लेंगे। पॉइंट ये कि दोनों के दोनों गुड्स अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं। फ्यूचर गुड्स आ जाओ नीचे। Future goods means the goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract of sale। यानी कि at the time of entering into the contract of sale, the goods are not available with the seller। Goods are to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract of sale। But इसमें कोई शक नहीं है कि माल आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर इन्हीं गुड्स के अंदर वो शक डाल दिया जाए, वो अनसर्टेनिटी डाल दी जाए, तो फिर वो कौन से गुड्स बन जाएंगे? कंटीजेंट गुड्स बन जाएंगे। द एक्विजिशन ऑफ द गुड्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन द अनसर्टेन कंटीजेंसी। द एक्विजिशन ऑफ गुड्स यानी गुड्स की पोजीशन जो है वो डिपेंड करते हैं किसी अनसर्टेन कंटीजेंसी के ऊपर, आर कॉल्ड कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स आल्सो ऑपरेट एज एन एग्रीमेंट टू सेल एंड नॉट अ सेल फॉर सो फार एज द क्वेश्चन ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी टू द बायर इज कंसर्न्ड। तो फ्यूचर गुड्स के साथ भी यही है बेटा, जब तक गुड्स आएंगे ही नहीं तब तक आप उसको एक्चुअल सेल में कैसे कन्वर्ट कर दोगे? तो कंटीजेंट गुड्स के साथ तो हमेशा ही क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल बनेगा, एक्चुअल सेल नहीं बनेगी। डिलीवरी, ये डिलीवरी के बारे में हमने पिछले वाले एक्ट में भी बात की थी, जब हम बात कर रहे थे बेलमेंट की और प्लेज वाले केस में। तो तीन प्रकार की डिलीवरी होती है बेटा, एक एक्चुअल डिलीवरी होती है, एक सिंबॉलिक डिलीवरी होती है, वहां पर जो कंस्ट्रक्टिव लिखी हुई होती है वो सिंबॉलिक की डेफिनेशन थी वहां पे, लेकिन और एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी।
एक्चुअल डिलीवरी जब आप गुड्स की पोजीशन एक्चुअली बायर को हैंड ओवर कर रहे थे, एक्चुअल गुड्स की पोजीशन ही सीधा उसको दे। दूसरा होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब आपने बायर के पास कुछ ऐसी चीज दे दी है जिससे गुड्स के ऊपर उसका कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया है या एस्टेब्लिश हो जाएगा। वो गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल बना सकता है। जैसे रेलवे रिसीट, एग्जांपल मैंने देखा ऑलरेडी। आपने मुंबई से माल मंगाया, मुंबई से जिसने माल भेजा, ट्रेन पे चढ़ाया, उसके पास रेलवे रिसीट है, आपको रेलवे रिसीट मिल गई। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे अपने डॉकयार्ड पे जाकर के आप रेलवे रिसीट दिखाओगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, गुड्स मिल जाएंगे। तो वो रेलवे रिसीट की डिलीवरी भी सिंबॉलिक डिलीवरी है, क्योंकि वही आप जिसके पास वो रेलवे रिसीट है वही गुड्स का मालिक। और उसे वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल, कार की हाँ, delivery means voluntary transfer of possession from one person to another. As a general rule, the delivery of goods may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer. यानी कुछ भी ऐसा करना जिससे गुड्स की पोजीशन किसके पास जा सकती है, बायर के पास जा सकती है, वो डिलीवरी है। और एनी पर्सन ऑथराइज टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। बीच में कोई कस्टोडियन हो सकता है गुड्स का। गुड्स की डिलीवरी के तरीके एक एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक। एक्चुअल और सिंबॉलिक मैंने बताई। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, जब गुड्स अपनी जगह चेंज ही नहीं कर रहे, गुड्स जिसके पास थे उसी के पास पड़े हुए। बट जिसके पास थे पहले वो क्या बोलता था, आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। मान लो सेलर एक्स, एक्स ने वाई को माल बेचा है। अब एक्स ने उसको इंटीमेट कर दिया कि भैया मैंने ये वाला माल बेच दिया है, तो अब वो क्या बोलेगा, आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर वाई। तो इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसके अंदर जो गुड्स का पोजेसर है वो ये बात कंफर्म करता है कि आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जैसे वैसे तो जो ये लाइन है ना बिल्कुल परफेक्टली कहां पर सूट करती है, जब आप शेयर्स ट्रांसफर करते हो। तो शेयर ट्रांसफर कैसे होता है, आजकल शेयर डीमैट अकाउंट में होते हैं। तो जिसके पास शेयर पड़े होते हैं वो कस्टोडियन है, ठीक है। तो डिपॉजिटरी बोलते हैं उसको यहाँ पर। तो मान लो एनएसडीएल और सीडीएसएल दो डिपॉजिटरी है। तो एनएसडीएल के पास है मेरे शेयर्स पड़े हो, रिलायंस के शेयर एनएसडीएल के पास डीमेटलाइज फॉर्म में पड़े हो। बस एनएसडीएल क्या बोलता है, इन 50 शेयर का जो होल्डर है वो राजेश है। शेयर्स किसके पास है, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में एनएसडीएल के पास। लेकिन एनएसडीएल को पता है कि शेयर का ओनर कौन है, राजेश। तो जब मैं अपनी डीमैट की अकाउंट की स्टेटमेंट खोलता हूं तो उसमें उस गुड्स का ओनर कौन नजर आता है, मैं नजर आता है। लेकिन कस्टोडियन कौन है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, वो जो डिपॉजिटरी है। तो डिपॉजिटरी शोर मचा मचा के बोल रहा है कि इन गुड्स का ओनर कौन है, राजेश है, राजेश है, राजेश है। लेकिन जैसे ही राजेश कल को ये 50 शेयर बेच देगा, मान लो किसी महेश ने खरीद ली, तो अब जो डिपॉजिटरी है कल से उसकी स्टेटमेंट के अंदर क्या नजर आने लग जाएगा, महेश, राजेश का नाम नजर नहीं आएगा। अब वो क्या बोल रहा है, गुड्स का ओनर कौन है, यानी कि शेयर्स का ओनर कौन है, महेश है, महेश है, महेश है। तो अब उसकी स्टेटमेंट के अंदर नजर आने लग जाएंगे। पोजेशन तो अभी भी डिपॉजिटरी के पास ही। शेयर जो डीमैट फॉर्म में पड़े हुए वो तो किसके पास है, डिपॉजिटरी के पास ही पड़े हुए, बस उसकी स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं। पहले मेरी स्टेटमेंट में नजर आते थे। पहले वो बोलता था राजेश के शेयर, राजेश के शेयर, अब वो क्या बोलता है, महेश के शेयर, महेश के शेयर। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसके अंदर गुड्स की पोजीशन चेंज नहीं होती। जिसके पास गुड्स है उसके पास ही रहते हैं। बट वो एक्नॉलेज करता है कि मैं जो गुड्स अब होल्ड करता हूँ वो बायर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ, सेलर के बिहाफ पे होल्ड नहीं कर। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। एक्चुअल डिलीवरी, when the goods are physically delivered to the buyer. Actual delivery takes place when the seller transfers the physical possession of the goods to the buyer or to the third person authorized to hold. थर्ड पर्सन बेटा हमेशा जुड़ा रहेगा, क्योंकि बायर के भी यहाँ पे हो सकता है वो गुड्स कलेक्ट करने के लिए आया हो। और टू अ थर्ड पर्सन ऑथराइज टू होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी। फिर है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, जहां पर विदाउट चेंज ऑफ कस्टडी होता है, कस्टडी चेंज नहीं होती, जिसके पास पड़ा उसी के पास पड़ा रहता है। बट वो एक्नॉलेज करता है कि मैं गुड्स अब किसके बिहाफ पे होल्ड करता हूँ, बायर के बिहाफ पे होल्ड करता हूँ, सेलर के बिहाफ पे नहीं। When the transfer of goods is effected without any change in the custody or actual possession of a thing, as in the case of delivery of attornment or by acknowledgement। ठीक है, तो एग्जांपल जो मैंने आपको शेयर वाला दिया ना वो यहाँ पर फिट बैठता है एकदम। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक प्लेस व्हेन अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि डिपॉजिटरी हमारे वाले एग्जांपल में, बिलोंगिंग टू द सेलर यानी कि राजेश के शेयर्स, एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन बायर्स। इसके अंदर बड़े सारे और केस भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं सेलर हूँ, बायर के लिए मैंने माल भेजना है, मेरा ट्रक है, मैंने ट्रक हायर करा ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, मैंने बोला बायर को माल कहीं पे चाहिए था। उसने बोला भाई गुजरात में माल भिजवा दो इस लोकेशन पे, मैंने वहां पर माल भिजवा दिया, ट्रक वहीं पर माल लेके खड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रक मेरा था, मैंने ट्रक वाले को हायर किया हुआ था, ट्रक के अंदर ही माल पड़ा हुआ है, उसी ट्रांसपोर्टर के पास माल। बायर अब उसको कह रहा है भाई अब गुजरात से नहीं, ये वाला माल मुंबई जाना है, मेरे भी यहाँ पे जाएगा ये माल। अब ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर पहले क्या बोलते थे, गुड्स का
किसके भी पे होल्ड कर रखे हमने, तो सेलर के भी पे। लेकिन अब वो गुड्स किसके पास पहुंच चुके हैं, बायर के पास पहुंच चुके हैं। आगे की जो जर्नी वो ट्रक तय कर रहा है, वो किसके भी पे तय कर रहा है, बायर के भी पर। पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई, कस्टडी चेंज नहीं हुई, कस्टडी अभी भी ट्रांसपोर्टर के पास है, ठीक है ना। और अब ट्रांसपोर्टर के बिहाफ पे वो माल आगे जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टर क्या बोल रहा है, आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। तो ये भी एक तरीके की कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। वो रेलवे रिसीट, वेयर वॉर फिंगर सर्टिफिकेट और कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कोई भी ऐसा अधिकार दे देना सामने वाले को जिससे वो माल को कलेक्ट कर सकता है, सीधी सी बात। When there is a delivery of a thing in token of transfer of something else, delivery of goods in the course of transit may be made by handing over the documents of title to the goods, like bill of lading. Bill of lading क्या होता है, इंपोर्ट के टाइम पर होता है बेटा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पर बिल ऑफ lading और बिल ऑफ एंट्री बनते हैं। डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट है तो रेलवे रिसीट हो सकती है। डिलीवरी ऑर्डर्स, कि भैया जिसके पास ये कागज होगा उसको माल डिलीवरी कर देना। और द की ऑफ अ वेयर हाउस कंटेनिंग द गुड्स, वेयर हाउस में माल पड़ा हुआ है, जिसके पास चाबी होगी वही जाके निकाल लेगा, लॉकर की हो सकती है। Containing the goods is handed over to the buyer. Where actual delivery is not possible, there may be a delivery of the mean of getting the possession of the goods. कह रहे जहां पर एक्चुअल डिलीवरी आप माल की नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज दे सकते हो जिससे वो माल कलेक्ट कर लेगा बाद में, ठीक है। तो ये सब क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी का पार्ट है। गुड्स आर टू बी सेट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट when they are in such condition that the buyer would under the contract be bound to take the delivery of them. तो इसके अंदर ये पॉइंट यहाँ पर क्यों जोड़ा है, डिलीवरी ऑफ गुड्स से पहले एक जिम्मेदारी होती है सेलर की कि गुड्स को वो डिलीवरेबल स्टेट में लाए। कौन से स्टेट में लेके आए, डिलीवरेबल स्टेट में, ताकि बायर उस गुड्स की डिलीवरी ले सके। जैसे मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर जो था उसने बोला भाई साहब आपको मिल जाएगा, मैं डिसाइड कर, अब फर्नीचर के ऊपर कोई पॉलिश वॉलिश होने, वो सेलर ही तो करेगा। अगर तो इसका बोला अदरवाइज तो गुड्स फिनिश ही नहीं। तो गुड्स को जो डिलीवरेबल स्टेट में लाने का जो काम है, कुछ पैकिंग करनी है, कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, कुछ फिनिशिंग करनी है, वो सेलर करेगा। तो जब तक सेलर वो फिनिशिंग नहीं करते ना, तब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आते। यानी कि गुड्स किसकी जिम्मेदारी रहते हैं, तब तक सेलर की जिम्मेदारी रहते हैं। लेकिन जैसे ही गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाते हैं, तो सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बायर को इंटीमेट करे कि गुड्स आर नाउ रेडी टू बी डिलीवर्ड। फिर बायर की जिम्मेदारी होती है कि वो डिलीवरी कलेक्ट करे, डिलीवरी एक्सेप्ट करे। अगर वो नहीं करता तो फिर उसमें बायर की गलती होती है। लेकिन अगर सेलर ने बिना गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाई डिलीवर करने की कोशिश करी और बायर ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया, तो वो तो उसका अधिकार है। तो इसलिए समझना जरूरी है कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में ही होने चाहिए। अब ये आगे हम पढ़ेंगे भी सही कि डिलीवरेबल स्टेट के अंदर को ओनरशिप कब कब ट्रांसफर हो सकती है। चलो जी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब होता है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा वो गुड्स की डिलीवरी कलेक्ट कर, जैसे वो रेलवे रिसीट सबसे बेस्ट। रेलवे रिसीट जिसके पास है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, ठीक है। तो चाची वो जाके रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके वो डॉक्यूमेंट रेलवे रिसीट दिखाए, रेलवे वाले माल दे देंगे, ये नहीं पूछेंगे भाई साहब आपको कागज मिल गया काम खत्म, ठीक है। तो उसको माल मिल जाएगा। लेकिन एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब जिसको मिल गया वो तो उसका मालिक बन गया, यानी कि वो तो एक तरीके से नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है। जिसको आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया बिना किसी कोई नए कॉन्ट्रैक्ट को बनाए, वो उसका उनका मालिक बन जाएगा। वॉर फिंगर सर्टिफिकेट हो गया, कस्टोडियन वाली वो वेयर हाउस का सर्टिफिकेट हो गया, वेयर हाउस की कीज हो गई, रेलवे रिसीट हो गई। आपने जैसे उसको दिया सामने वाला मालिक बन गया गुड्स, काम खत्म। अलग से कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, एक ऐसा कागज जिसपे आपको पता तो चलता है कि मालिक कौन है, लेकिन अगर वो मैं सिर्फ किसी और को दे दूं तो सामने वाला मालिक बन नहीं जाता। जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, आरसी, है ना, वो एक्टिवा की आरसी होती है। आरसी के ऊपर ऑनर का नाम लिखा होता है। अगर वो आरसी मैं किसी और को दे दूं, वो आरसी ये जरूर बता रही कि इसका मालिक कौन है, लेकिन अगर मैं आरसी किसी और को दे दूं तो सामने वाला मालिक बन जाएगा, नहीं बनेगा। उसको बनाने के लिए आपको एक अलग से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो जो आरसी है वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का प्रभाव क्या होता है, जैसे ही आपने वो कागज किसी और को दिया सामने वाला इमीडिएटली गुड्स का क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा, गुड्स के ऊपर कंट्रोल उसका एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में जो कुछ कुछ एग्जांपल लिखे हुए सिर्फ एग्जांपल्स है, फाइनल लिस्ट नहीं है। इसके अलावा सीधी सी बात यह है कि कोई भी ऐसा कागज, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको हैंड ओवर करते ही आपको गुड्स का मालिक बना दे, गुड्स का कंट्रोलर बना दे, गुड्स आपकी कंट्रोल में आ जाए, वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। लेकिन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपको पता तो चलता है कि मालिक कौन है, लेकिन वो डिलीवर कर देने से आप मालिक बन नहीं जाते, सामने वाला मालिक बन नहीं जाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट
शोइंग टाइटल, ये डॉक्यूमेंट टाइटल बता रहा है, टाइटल दे नहीं रहा। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है सर? मर्केंटाइल एजेंट कोई भी ऐसा एजेंट जो गुड्स की साथ डील करता है उसको मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। चाहे वो मेरे बिहाफ पे माल खरीदता है, चाहे वो मेरे बिहाफ पे माल को होल्ड करता है, संभालता है, बेचता है, ठीक है, गिरवी रखता है, जो भी करता है वो मर्केंटाइल एजेंट होता है। इट मींस एन एजेंट हु इज इन कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैज एज सच एजेंट अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी किस चीज की, ईदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल और टू बाय द गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी, यानी कि प्लेज, or to raise money on the security of the goods. Mercantile agent can borrow money by pledging the goods. तो ये हमने पीछे प्लेज वाले केस के अंदर ही पढ़ा था कि मर्केंटाइल एजेंट के पास अधिकार होता है, जब हम पढ़े थे प्लेज बाय नॉन ओनर्स। तो मर्केंटाइल एजेंट वहां पर आया था सबसे पहले पहले। तो एजेंट बेशक से गुड्स का मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास अधिकार होता है किस चीज का, कुछ बेचने। बेचने, माल को बेच भी सकता है, गिरवी भी रख सकता है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब हम पीछे ओनरशिप बात कर चुके हैं और मैंने एक्सप्लेन भी किया था साथ साथ की प्रॉपर्टी मीन जनरल ओनरशिप होनी चाहिए, स्पेशल ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। जनरल ओनरशिप का मतलब क्या होता है, गुड्स हर तरीके से हर समय से तुम्हारे हैं, ठीक है, बाहर के रहेंगे, वो उसको कोई टोक नहीं सकता। जनरल और स्पेशल ओनरशिप का मतलब होता है जब वो किसी पर्पस के लिए गुड्स सामने वाले के पास है, ठीक है, वो एक समय के लिए गुड्स उसके पास है, उसके बाद वो गुड्स वापस आ जाएंगे ऑनर के पास। Property here means ownership, general or general property. In every contract of sale, the ownership of the goods must be transferred by the buyer, by the seller to the buyer. Or there should be an agreement by the seller to transfer the ownership to the buyer. It means general property, the right of ownership in goods and not merely a special property. Special property नहीं चाहिए, ठीक है, conditional property ownership होती है, general ownership होनी चाहिए। The property in the goods means general property, that is all ownership right of the goods. Note that general property in goods is to be distinguished from a special property. It is quite possible that general property in a thing may be in one person and a special property in the same thing may be in the another person. तो मैंने गुड्स किसी और पास पेमेंट पे दे रखे हैं, तो सामने वाला यूज कर रहा है, स्पेशल प्रॉपर्टी है उसके पास यूज करने की, लेकिन मालिक तो मैं ही हूं ना, मालिक थोड़ी बन जाएगा, वो यूज करने के बाद वापस मुझे देगा। ठीक है, मैंने किसी के पास सिक्योरिटी के पर्पज से गुड्स गिरवी रख दी, तो गुड्स उसके पास है जरूर, उस गुड्स के ऊपर स्पेशल कंट्रोल बना के बैठा हुआ है, बट वो ऑनर नहीं। तो आपके पास जो ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए वो कौन सी ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, जनरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि गुड्स हर तरीके से हमेशा के लिए उसके हो जाने चाहिए बाहर के, तभी वहां पर हम बोलेंगे ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, तभी वो सेल में कवर होता है। इंसॉल्वेंट व्यक्ति कौन होता है बेटा, जो अपने ड्यू डेट्स को, टोटल डेट्स की बात नहीं होती बेटा कभी भी, हमेशा ड्यू डेट्स, जो डेट पेमेंट के लिए ड्यू है उनको वो पे ना कर पाए, वो इंसॉल्वेंट हो सकता है। प्राइस, प्राइस का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, प्राइस मींस मनी, मनी कंसिडरेशन, बट नॉट नेसेसरली मनी ओनली। Price can be paid partly in money and partly in kind also. Price means money consideration for the sale of goods. It is the value of the goods expressed in monetary terms. It is the essential requirement to make a contract of sale. Quality of the goods आगे पढ़ेंगे। सेल एंड एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया बेटा ऑलरेडी पहले, डिस्टिंक्शन भी हो चुका है इनके बीच में। आगे चलते हैं, कुछ और डिफरेंसेस। सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल एंड हायर परचेज। पहले सुनो, इस हायर परचेज ना अब होती नहीं है नॉर्मल, क्योंकि अब ना वो कंज्यूमर लोन वाले बड़े सारे चक्कर आ गए ना, बजाज फिनेंस है और बड़े सारे फिर ऐप वाले हैं बैठे हैं, भैया आप मान लो नो कॉस्ट ईएमआई पे वो ले लो। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, पहले इतना ज्यादा ना लोन का चक्कर होता था, ना ही इतने सारे बैंकर्स होते थे, इतने सारे एनबीएफसी होती थी, ये तो सारी पिछले 8-10 साल के अंदर पैदा हुई, 15 साल बस। तो पहले क्या होता था, बहुत पहले चलता था हायर परचेज। हायर परचेज में क्या होता था, जब आप गुड्स के सारे पैसे एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है, हायर परचेज अकाउंटिंग भी होती थी पहले, अलग से चैप्टर होता था सीए इंटर के अंदर हायर परचेज अकाउंट, अभी पता नहीं है या नहीं। तो हायर परचेज ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि गुड्स का जो मालिक है, जिसने मुझे माल बेचना है, वो मुझे आज गुड्स दे देता है, लेकिन मुझे मालिक नहीं बनाता गुड्स, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। मुझे बोलता है, जैसे मान लो एक टीवी लेना है मुझे, 10,000 का टीवी है, कह रहे भैया 10,000 का टीवी की ना आप 1,000 की 12 किस्तें दो। 10 टीवी 10,000 का है, लेकिन 1,000 की 12 किस्तें, क्योंकि किस्तों में लेगा तो महंगा पड़ेगा। तो 1,000 की 12 किस्तें दोगे, जैसे आप 12वीं किस्त दे दोगे, आखिरी किस्त दे दोगे, उसके बाद अगर आपको टीवी खरीदना होगा तो आप खरीद लेना, 100 रुपए में बेच दूंगा आपको।
50 रुपये बेच दूंगा, 10 रुपये नॉमिनल प्राइस होता है आखिरी, क्योंकि प्राइस तो पूरा का पूरा पहले मैं किस्तों में रिकवर कर चुका हूँ ना। तो जैसे ही आज उसने, अगर मान लो पहला महीना था, उसने पहले महीने के 1,000 मुझे दिए, तो जो उसने 1,000 रुपए दिए वो सेल प्राइस माना ही नहीं जाता, क्योंकि ऑनर तो मैंने उसको बनाया ही नहीं। जब ऑनर ही नहीं बनाया तो प्राइस किस चीज का, उसको बोलते हैं हायर चार्जेस, कि भैया आपने चीज जो है वो किराए पे ली, आपने गुड्स किराए पे ली, आप गुड्स का किराया भर, ठीक है। तो अभी तक वो किराया भर रहा है, पहली किस्त दी, दूसरी किस्त दी, सारी किस्तें जब भर देगा तो उसके पास एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन टू बाय, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हायर परचेज। तो पहले किराए पे है, बाद में खरीदने का अधिकार बन जाता है, तो आप उसको चूज करो, जो कि नॉर्मली वो हमेशा चूज करेगा, क्योंकि बहुत नॉमिनल प्राइस लिखा जाता है। तो जैसे ही वो चूज कर लेता है, तो फिर उसके पास ओनरशिप जाती है। अब इस पूरे केस के अंदर समझने वाली चीज ये है कि जो बायर है वो गुड्स का ऑनर कब बनेगा, क्या स्टार्टिंग में पहली ईएमआई पहली किस्त के टाइम पर बन जाएगा, आखिरी किस्त के बाद बनेगा। तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता, तब तक तो मालिक कौन है, सेलर है। बीच में अगर गुड्स का कोई डैमेज हो जाए, तो रिस्क किसका, बायर का या सेलर का, सेलर का, क्योंकि ऑन सेलर है, ठीक है। तो हालांकि इस केस के अंदर जो बायर, जो हायर परचेजर है, उसकी ड्यूटी बनती है बेली वाली, कि वो माल को संभाल के रखे, वो जानबूझ के खुद से कुछ ऐसा ना करे कि गुड्स को कोई नुकसान हो जाए। तो अगर उसकी गलती पकड़ में आ जाती है कि भाई तूने तो जानबूझ के करा, तो फिर वो नुकसान की भरपाई करेगा, क्योंकि वो बेली की ड्यूटी पे भी है उस टाइम, माल को यूज करेगा, और माल को यूज करने के बाद किराए भरता रहेगा। बीच में अगर वो चाहे 3 महीने टीवी यूज करा, अब उसको मन नहीं है वाला टीवी यूज करने का, वो टीवी वापस भी देके जा सकता है, क्योंकि वो तो किराए पे ही था। तो आखिर किराया देगा और अपना माल वापस दे देगा, भैया आगे से यूज नहीं करूंगा, आगे से किराया भी नहीं दूंगा। तो हायर परचेज के केस में ऐसा होता है कि आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हो। ऑनरशिप आपको अभी नहीं मिलती है, ऑनरशिप आपको आखिरी किस्त के बाद मिलती है, तब तक आप मालिक नहीं हो। रिस्क ऑफ लॉस भी किसके पास है, सेलर के पास है, बायर के पास है भी नहीं। क्या बायर गुड्स को आगे बेच सकता है, नहीं, वो मालिक ही नहीं, बेचेगा कैसे। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को भी, कॉन्ट्रैक्ट को हायर ऑफ हायर परचेज को बीच में तोड़ सकता है, हाँ, क्योंकि उसने किराया देना, वो किस्त देगा, किराया भरेगा, अगले महीने से यूज नहीं करेगा। जबकि दूसरा एक सिस्टम हो सकता है, इंस्टॉलमेंट पे माल खरीदना, वो अलग है, वो हायर परचेज नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे माल खरीदना अलग है, उसके अंदर तो है तो सेल। तो जैसे ही वो मैं उसको पहली किस्त दूंगा, वो सेल हो गई, ऑनरशिप मेरे को पहली किस्त पे मिल जाएगी, डाउन पेमेंट पे ही मिल जाएगी। अब तो मैं इंस्टॉलमेंट भरूंगा, जो तो जैसे जैसे मैं किस्तें भरता रहूंगा, वो सब सेल प्राइस का पार्ट माना जाएगा। किसका पार्ट माना जाएगा, क्योंकि मैं तो मैं बाल का बायर हूँ। प्लस क्योंकि ऑनरशिप मेरे पास है, तो रिस्क ऑफ लॉस भी किसके पास है, बायर के पास है। क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बीच में जाके तोड़ सकता हूँ, भैया 3 किस्तें भर दी, अभी पकड़ा अपना टीवी वापस, इसमें नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऑनर आप सेल के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बीच में तोड़ के माल वापस नहीं कर सकते। अगर आपने पैसे नहीं दिए, तो सामने वाला बात जो सेलर होगा, वो आपसे पैसे रिकवर करने के लिए, प्राइस रिकवर करने के लिए आपके ऊपर सूट फाइल करेगा। तो मेरी सारी बातें, और जरा डिफरेंस पड़ते हैं एकदम, सेल एंड हायर परचेज। टाइम ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी, सेल के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, इमीडिएटली। सेल के ब्रैकेट में ना लिख लो इंस्टॉलमेंट, ब्रैकेट में क्या लिख लो, इंस्टॉलमेंट। हम यहाँ पर किस्तों वाली सेल की बात करें, क्योंकि अगर वन टाइम पेमेंट हो रही है, फिर तो उसको यहाँ पे कंपैरिजन करने का मतलब ही नहीं बनता ना। किस्तों में सेल करना और हायर परचेज पे पेमेंट करना, दोनों ट्रांजेक्शन बिल्कुल सिमिलर लगेगी, आप दोनों केस में हर महीने जाके 1,000 रुपए दोगे, ठीक है, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। हायर परचेज में आपने पहली जब किस्त भरी तब आप मालिक बने ही नहीं, इधर तो आप पहली पेमेंट में मालिक बन गए, सब कुछ अलग हो गया इधर। तो सेल के केस में प्रॉपर्टी इन द गुड्स इमीडिएटली, पहले कॉन्ट्रैक्ट पे ही आपको, पहली पेमेंट के टाइम पे ही आपको ओनरशिप मिल जाती है। हायर परचेज के केस में आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद ओनरशिप मिलती है। पोजीशन ऑफ द पार्टी, सेल के केस में बायर होते हैं और सेलर होते हैं, जबकि दूसरे वाले केस में हायर परचेजर होता है, जिसकी ड्यूटी मालिक वाली नहीं होती, जिसकी ड्यूटी होती है माल को संभाल के रखने की, यानी कि बेली वाली ड्यूटी उसको पूरी करनी पड़ती है। मालिक तब बनेगा जब वो आखिरी किस्त दे देगा। सेल के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टर्मिनेट नहीं होता, हायर परचेज के केस में कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, किस्त भरे और उसके बाद बोले आज के बाद मैं इसको यूज नहीं करूंगा। द हायरर, if he so likes, terminates the contract by returning the goods to its owner without any liability to pay the remaining installment। जबकि सेल के केस में ऐसे नहीं है, द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। रिस्क किस, बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सेल के केस में सेलर गुड्स के ऊपर और अपने अपना कंट्रोल नहीं बना सकता। लेकिन हायर परचेज के केस के अंदर अगर हायरर इंस्टॉलमेंट हो जाता है, तो सेलर गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल बना सकता है, क्योंकि मालिक तो वही है ना। सीधी सी बात है, जो मालिक होगा उसी का कंट्रोल बनेगा। तो अगर सेल हो चुकी है, तो बेशक से किस्तें पूरी नहीं आई, तो भी बायर मालिक है, उसका ऑफिशियल असाइनी गुड्स के ऊपर कंट्रोल बनाएगा। लेकिन अगर हायर परचेज है, तो मालिक कौन है अभी, सेलर है, तो सेलर गुड्स के ऊपर कंट्रोल बनाएगा, उसका ऑफिशियल असाइनी जो है बायर का, वो गुड्स के ऊपर कोई अधिकार नहीं बना पाएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो बायर
अपना माल किसी और को बेच सकता है, बेशक से किस्तें पूरी हुई है नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मालिक तो वही है ना, बेच सकता है। हायर परचेजर पे, हायर परचेजर नहीं बेच सकता, मालिक ही नहीं है, वो बेचेगा कैसे? रीसेल। अच्छा ये सेकंड लास्ट पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम है बेटा बिल्कुल, बस उसमें ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात हो रही है, यहाँ पर सेल की बात है, दोनों एक ही चीज है। सेल एंड बेलमेंट, सेल एंड बेलमेंट, बेलमेंट हमने बेटा पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है, बेलमेंट और सेल तो बिल्कुल अलग है। बेलमेंट में तो आपने एक पर्पस के लिए सामने वाले को गुड्स दिए, मालिक नहीं बनाया, गुड्स का पर्पस जैसे ही पूरा हो जाएगा उसके बाद गुड्स वापस आएंगे। बेलमेंट की तो शर्त यही होती है कि गुड्स वापस आएंगे। गुड्स एक और शर्त होती है कि पर्पस पूरा होना चाहिए, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, और उसके बाद गुड्स वैसे वापस आ जाएंगे जैसे जिस हालत में गए थे। गुड्स किसके पास आ जाएंगे? सेलर के, उसके पास क्या नाम है, बेलर के पास वापस आ जाएंगे। सेल की केस में ऐसा नहीं होता, सेल के केस में कोई गुड्स वापस नहीं आने होते, सेल के केस में तो मालिक आपने सामने वाले को बना दिया। A bailment is the delivery of the goods for some specific purpose under the contract of on the condition that the same goods are to be returned when the purpose is accomplished to the bailer and are to be disposed of according to the direction of the bailer. तो कुछ डिफरेंसेस हमारे पास छोटे छोटे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल के केस में बायर जो जिसके पास माल जाता है यानी कि ट्रांसफरी, वो गुड्स का मालिक बन जाता है। बेलमेंट के केस के अंदर सामने वाला स्पेशल प्रॉपर्टी ओन कर रखता है अपने पास कि वो गुड्स को यूज करेगा और वो बेली की तरह रखेगा, माल को संभाल के रखेगा। गुड्स की पर्पस को पूरा होने के बाद वो माल बायर सेलर को वापस कर देगा यानी कि डीलर को वापस कर देगा। तो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसके पास। रिटर्न ऑफ गुड्स सेल के केस में कोई रिटर्न ऑफ गुड्स का चक्कर नहीं है, बेलमेंट के केस में है कंसिडरेशन। सेल के केस में हमेशा कंसिडरेशन होगी प्राइस, बेलमेंट ग्रेचुइशन भी हो सकती थी, याद है, विदाउट एनी कंसिडरेशन। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, बड़ा सिंपल सी बात है बेटा। सेल में गुड्स का ट्रांसफर होना जरूरी है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड स्किल के अंदर आपका काम होना चाहिए गुड्स के ऊपर। ठीक है, वहां पर आप माल नहीं बेच रहे, वहां पर आप स्किल बेच रहे हो। जैसे एक टेलर है, वो सूट स्टिच करता है, मैं फैब्रिक लेके गया, उसने सूट स्टिच करा और सूट मुझे वापस दे दिया, समझ में आई बात? इस केस में उसने वर्क एंड लेबर का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ना कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। बेशक से जब उसने वर्क एंड लेबर अप्लाई करा होगा तो उसने बटन्स भी लगाए होंगे, इंटरनल फैब्रिक भी लगाया होगा, धागा भी लगाया होगा, कुछ मटेरियल उसने भी लगाया है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है। बेशक से सर्विस यानी कि स्किल प्रोवाइड करते समय, स्किल लगाते समय, लेबर प्रोवाइड करते समय उसने कुछ माल भी ट्रांसफर कर दिया है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बन सकता, क्योंकि प्राइम मोटिव किस चीज का था? उसकी सर्विस लेने का था। ये अच्छा टेलर है, ये अच्छा सूट स्टिच करता है, इसके स्किल्स अच्छे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्किल एंड लेबर है। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइम मोटिव स्किल और लेबर यूज करने का होता है, बेशक से वो स्किल और लेबर को प्रोवाइड करते समय कुछ माल भी दे दे, तब भी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्किल एंड लेबर मानोगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड गुड्स नहीं मानेंगे। इसके अंदर छोटा सा एक पॉइंट है, कई बार ऐसा होता है कि आप गुड्स खरीदते हो, गुड्स खरीदते टाइम भी वो आपको वो स्किल और लेबर लगा दे। जैसे मैं एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप पे गया, मैंने एक सूट परचेज करा, उसने बोला भैया हम ऑल्ट्रेशन भी कर देंगे। मैंने सूट परचेज करा है, उसने ऑल्ट्रेशन की सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री दे दी, एक बिल बना दिया। अब जो बिल उसने बनाया, क्या मैं उसको सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट मानूं या फिर वर्क एंड स्किल का कॉन्ट्रैक्ट मानूं? काम तो उसमें दोनों थे, लेकिन प्राइम मोटिव क्या था? सूट खरीदना। मेरे को वहां पे वो टेलर के लिए थोड़ी गया था मैं वापस, तो ऑल्ट्रेशन तो एडिशनल सर्विस होगी। तो जो प्राइम मोटिव होता है ना, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज जो होती है, उसकी सब ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा। तो अगर आपका जो मकसद था, इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी, अगर वो थी कि उसका वर्क एंड स्किल यूज करना है, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड स्किल बनेगा। अगर आपकी इंटेंशन गुड्स लेने की थी, तो बेशक तो उसने वर्क एंड स्किल लगा भी दिया हो, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बनेगा। हर हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है, तभी वो इस एक्ट में फॉल कर सकता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का मेन मोटिव वर्क एंड स्किल यूज करने का था, बेशक से उसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स भी आ गई, कुछ ना कुछ इंक्लूड हो गए, गुड्स उसमें जुड़ गए हैं। जैसे वो टेलर वाला केस है, टेलर वाला केस कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता। टेलर बेशक से कितना ही शोर मचाता रहा, अरे सर मैंने अंदर वाला फैब्रिक लगाया, उसके पैसे भी तो जुड़े हुए हैं इसमें, मैं तेरे पास फैब्रिक लेने के लिए नहीं आया था भाई। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टिचिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, आपके स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कभी कवर नहीं हो सकता। A contract of sale of goods is one in which some goods are sold and are to be sold for a price, but where no goods are sold and there is only one thing, one only the doing or rendering some work of labor, then the contract is only of work and labor and not for sale of goods। तो यहाँ पे डेफिनेशन बहुत कम लिखी हुई है, बाकी की एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दी है। आप उसको बोलते हो कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर वर्क और गुड्स दोनों चीजें होती हैं। तो आपको हमेशा क्या चेक करना होता है?
हमारा प्राइम मोटिव क्या था, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज क्या था। चलो खत्म करते हैं इसको बेटा। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनेगा, बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के दो तरीके हैं, या तो बायर ऑफर देगा, सेलर एक्सेप्ट करेगा, या तो सेलर ऑफर देगा और बायर एक्सेप्ट करेगा। गुड्स की डिलीवरी कैसे हो सकती है सर, गुड्स की डिलीवरी और पेमेंट ऑफ प्राइस, गुड्स की डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ प्राइस शुड बी कंकरेंट। ठीक है, पैसा दो माल लो। लेकिन पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं वो अलग कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हैं, उसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। माल अभी, पैसा बाद में, माल अभी, पैसा किस्तों में, पैसा एडवांस, माल बाद में, है कि नहीं, पैसा किस्तों में फिर बाद फिर माल, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो गुड्स की डिलीवरी इमीडिएट हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है, इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। ऐसे ही पेमेंट ऑफ प्राइस भी इमीडिएट हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है, इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन लॉ क्या बोलता है, जनरली क्या होना चाहिए, जो जनरल लॉ है वो है कंकरेंट पॉइंट, इस माल दो पैसे एक पॉइंट पर होना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ भी करते हो, क्रेडिट सेल भी तो होती है, एडवांस पेमेंट भी तो होती है कि भैया माल पैसे एडवांस लगेंगे। Contract of sale is made by an offer to buy or sell the goods for a price and acceptance of such offer. There may be immediate delivery of goods, तो डिलीवरी immediate हो सकती है। There may be immediate payment of price, तो immediate डिलीवरी होगी, immediate प्राइस होगा। लेकिन मैंने बताया कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट इट मे बी agreed that the delivery is to be made at some future date, or there may be immediate delivery of the goods and an immediate payment of price, दोनों के दोनों एक साथ हो सकते हैं। It may be agreed that the delivery or payment of or both are to be made in installments. It may be agreed that the delivery or payment or both are to be made on some future date. तो वही कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, पेमेंट अभी यानी कि इमीडिएटली, फ्यूचर और इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी भी इमीडिएटली, फ्यूचर और इंस्टॉलमेंट, और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स, तो सिंपल सी बात है भैया, जिस भी माल को बेचने और खरीदने के बारे में बात चल रही है वो गुड्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। अब इस सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर क्या करने हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं गुड से, सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल हमारे लिए, हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रही है कि फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं, कंटीजेंट गुड्स भी हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकते हैं। सेक्शन 7 और 8 के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सेक्शन 7 और 8 दोनों के दोनों गुड्स की डिस्ट्रक्शन से बिलोंग करते हैं, कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। 7 और 8 दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। बट 7 और 8 दो अलग अलग केसेस में लगते हैं। सेक्शन 7 कब अप्लाई होता है, जब गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बिफोर, आपको मैं बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा दोनों चीजें इंक्लूड रखना, एग्रीमेंट और एक्चुअल सेल दोनों। सेक्शन 8 अप्लाई होता है व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर मेकिंग द एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर एक्चुअल सेल। तो अलग अलग स्टेजेस हो गए। 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया और 10 तारीख को वो एक्चुअल सेल होनी थी। 1 तारीख को एग्रीमेंट टू सेल बनाया और 10 तारीख को एक्चुअल सेल होनी थी। इसके बीच में जब गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे तो सेक्शन 8 लगेगा। 1 तारीख को जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया, चाहे वो एक्चुअल सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, चाहे वो एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन गुड्स पहले से ही डिस्ट्रॉयड थे, तो फिर वहां पर सेक्शन 7 लगेगा। ठीक है, तो 7 कब लगता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने से पहले। 8 कब लगता है, एग्रीमेंट टू सेल बनाया हो, अभी एक्चुअल सेल ना हुई हो, उसके बाद गुड्स को खराब हुए, एग्रीमेंट टू सेल के बाद। शर्त क्या है, 7 और 8 हो, दोनों केसेस में क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होएगा। लेकिन सेक्शन 7 अप्लाई होने की शर्त क्या है, कह रहे जब आपका सेलर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि भैया मैं ना आपको ये वाला माल बेचूंगा, लेकिन वो माल ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, गुड्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, द गुड्स वर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड, फिर भी वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब ये तभी हो सकता है जब उसको ना पता हो कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, यानी कि सेलर को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी।
उस डिस्ट्रक्शन के बारे में। सर अगर उसको नॉलेज थी फिर तो फ्रॉड कर रहा है। जब उसको पहले से पता था कि गुड्स डिस्ट्रॉयड और फिर वो डिस्ट्रॉयड गुड्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर तो वो क्या है, फ्रॉड है। जब इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा इम्पॉसिबिलिटी नोन टू वन पार्टी बट नॉट नोन टू अदर पार्टी। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड रहेगा। क्योंकि अगर उसको पता है क्योंकि वो गुड्स जो है उसने बेचने हैं वो गुड्स डिस्ट्रॉयड है, पर फिर भी वो गुड्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट वो चालू रखता है, तो इसका मतलब उसको पता है कि वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा। सामने वाली पार्टी मासूम है, उसको क्या पता कि गुड्स के परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मैंने तो भरोसा कर लिया। तो एक पार्टी मासूम है, एक पार्टी को पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगा, तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड रखते हैं और ड्यू डेट पर हम वेट करते हैं कि अगर इसने परफॉर्म नहीं करा तो फिर मैं इससे डैमेजेस मांगूंगा। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा अगर उसको पता है। तो वॉइड कब होगा, जब सेलर को नहीं पता होगा। यानी कि सेक्शन 7 अप्लाई करने की शर्त यह है कि गुड्स वर डिस्ट्रॉयड विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। ठीक है जी। तो सेक्शन 7 तब अप्लाई होता है। सेक्शन 8 कब अप्लाई होता है, जब एग्रीमेंट टू सेल तो हो चुका है लेकिन अभी एक्चुअल सेल नहीं हुआ है और बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए, गुड्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। इस केस में गुड्स की डिस्ट्रक्शन के अंदर नॉलेज की बात नहीं है, क्योंकि गुड्स तो पहले डिस्ट्रॉयड थे ही नहीं, पहले तो पहले सही गुड्स थे, बाद में डिस्ट्रॉय हुए। अब सेलर और बायर किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द सेलर और ऊपर तो बायर की बात भी नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां पे तो नॉलेज होनी चाहिए सेलर को, बस नॉलेज नहीं थी, वॉइड हो जाएगा। नॉलेज थी तो वैलिड रखेंगे, ड्यू डेट पर फिर डैमेजेस भरवाएंगे। सेक्शन 8 में क्या हो रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, एग्रीमेंट टू सेल बनाने के बाद डिस्ट्रॉय हुए हैं, और इस केस में सेलर और बायर की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि अगर किसी की गलती है गुड्स की डिस्ट्रक्शन में तो फिर वही मरेगा, और अगर किसी की कोई गलती नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड। सेक्शन 7, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, the contract is void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged that they no longer answer their description given in the contract। मतलब उस हालात में नहीं कि वो गुड्स बेचे जा सके, सीधी सी बात। तो लेकिन ये कब हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब बनाया था उसी समय तक वो हो चुके थे, पेरिश्ड, ठीक है, और डैमेज्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। अंडरलाइन करने वाली चीज है विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। और कब हुए हैं, बिफोर। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 8 का अप्लाई होता है जब एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, सेल कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि सेल तो अब हो ही नहीं सकती ना, गुड्स तो डिस्ट्रॉयड है, सेल तो होगी कैसे। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर or the buyer perishes or becomes so damaged that they no longer answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer। यानी कि अभी तक ऑनरशिप पूरी ट्रांसफर नहीं हुई है, एग्रीमेंट टू सेल था, सेल होने से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं विदाउट एनी फॉल्ट, यानी किसी की गलती नहीं है सेलर की और बायर की, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। 7 में और 8 में दोनों केसेस में गुड्स की डिस्ट्रक्शन है, दोनों केसेस के अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड हो जाना है, बट गुड्स की डिस्ट्रक्शन का टाइमिंग अलग है और शर्त अलग है। 7 में टाइमिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में घुसने से पहले वॉइड हो गया हो। 8 में कब कोई डिस्ट्रक्शन हो रही है, एग्रीमेंट के बाद, सेल से पहले। 7 में कंडीशन क्या है, सेलर के पास नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए। 8 में कंडीशन क्या है, सेलर और बायर की गलती नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर गुड जो माल अभी तक आया ही नहीं है और वही पहले वही डिस्ट्रॉय हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है उसमें तो। सर प्राइस कैसे पता चलेगा, प्राइस को पता करने के बड़े सारे तरीके हैं, बड़े सिंपल सिंपल तरीके हैं, सुनो। हिरार्की है, पहले ऐसे फिर ऐसे। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस लिख दो। आपने जब एग्रीमेंट बनाया उसमें आपने लिख दिया टीवी 10,000 का, तो 10,000 का प्राइस हो गया, तो प्राइस कहां से पता चल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दूसरा हो सकता है आपने प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं लिखा बट आपने कोई मैनर लिख दिया कि इस तरीके से हम प्राइस को फाइंड आउट कर लेंगे कि 2 महीने बाद आपको माल बेचना है, 2 महीने बाद का जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा एमआरपी हम देख लेंगे, एमआरपी में मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, 5% का टैक्स लगा दूंगा, फाइनल प्राइस आ जाएगा। तो मैंने प्राइस नहीं बताया लेकिन मैंने प्राइस डिटरमिन करने का मैनर यानी कि तरीका बता दिया। ठीक है, तो या तो आपको प्राइस बता देंगे कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या बता देंगे, तरीका बता देंगे। तीसरा हो सकता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना प्राइस बताया ना कोई तरीका बताया, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा ना यूजेज ऑफ ट्रेड है, हम लगातार माल खरीदते बेचते रहते हैं। तो अब अगर मैंने आपको माल बेचा है और मैंने इस बार प्राइस नहीं बताया है, और क्योंकि हम लगातार ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो प्राइस पिछली ट्रांजेक्शन पे लग के आया था वही वाला प्राइस इस वाली ट्रांजेक्शन पे मान लिया जाएगा। इसको बोलते हैं यूजेज ऑफ ट्रेड। चौथा होता है
प्राइस टू बी डिटरमिन्ड बाय थर्ड पार्टी, यानी कि ए ने बी को माल बेचा और कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि प्राइस कौन बताएगा, सी। तो गुड्स का प्राइस फिर कौन डिसाइड करेगा, और अगर सी ने गुड्स का प्राइस डिसाइड नहीं करा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉइड। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्राइस किसने डिसाइड करना है, सी ने डिसाइड करना है, और सी ने अगर प्राइस डिसाइड नहीं करा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉइड। थर्ड पार्टी का जिसका नाम लिखा जाता है उसी को प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। और इन सारी मेहनत के बाद भी अगर आपको प्राइस ना पता चले तो रीजनेबल प्राइस, और जहां पर भी रीजनेबल होगा वहां पर डिस्प्यूट होगा, सेलर ज्यादा मांगेगा, बायर कम देगा, कोर्ट में जाएंगे, जज साहब बताएंगे कि भैया क्या प्राइस होना चाहिए। तो एक बार इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है। Ascertainment of price. Price means the monetary consideration of the for sale of goods. By virtue of Section 9, the price of the contract, price in the contract of sale may be fixed by the contract. Agreed to be fixed in a manner provided in the contract. तो जहां पर प्राइस है, प्राइस देख लेंगे, कोई तरीका बताया गया तो तरीका देख लेंगे। डिटरमिन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, ब्रैकेट में लिख लो यूजेज ऑफ ट्रेड, इसको बोलते हैं यूजेज ऑफ ट्रेड। जैसा चलता आया है वैसा चलता रहेगा। तो अगर पुरानी कोई ट्रांजेक्शन है रिसेंट वाली तो उसका प्राइस लगा देंगे इसके ऊपर। और तीसरे वाले केस में आखिरी में जो हमारे पास है वहां पर क्या बेटा, जहां पर थर्ड पार्टी की बात हो रही है, सेक्शन 10 प्रोवाइड द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया कि प्राइस थर्ड पार्टी बताएगी तो थर्ड पार्टी प्राइस बताएगी, और अगर उसने नहीं बताया तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाता है। Where there is an agreement to sell the goods on terms that the price has to be fixed by a third party and he either does not or cannot make such valuation, the agreement will be void. In case the third party is prevented by the default of either party from fixing the price, the party at fault will be liable for the damages. तो किसी ने अगर रोका उसको प्राइस बताने से तो जो रोकेगा वो पार्टी एट फॉल्ट है, सामने में दूसरे वाली पार्टी पार्टी एग्रीड बन जाएगी। तो जो भी नुकसान हो रहा होगा नुकसान की भरपाई पार्टी एट फॉल्ट को करनी पड़ेगी। हाउएवर अ बायर हु हैज रिसीव्ड एंड अप्रोप्रिएटेड द गुड्स मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर देम। सारी बातें यहाँ पर हो गई है। पहले पहले प्राइस एग्रीड, दूसरे वाले में क्या हो गया मैनर, तीसरे वाले में हो गया हमारे पास कोर यूजेज ऑफ ट्रेड, चौथे वाले में हो गया प्राइस थर्ड पार्टी का, और अगर यहाँ से कहीं से भी नहीं पता चलता आपको तो आखिरी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, रीजनेबल प्राइस। ठीक है जी। तो ये वाली होगी हमारी यूनिट कंप्लीट। ये यूनिट आप पूरी तरह अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना।